नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मेरा नाम नीरज है और चर्चा आज राजनीतिक परिदृश्य पे होगी जो इस वक्त देश में चल रहा है। बहुत ही जबरदस्त एक रस्साकसी है विपक्षी दल और सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में भी। मामला वही पुराना है कि लंदन में जाके राहुल गांधी ने जो बोला उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहती है कि वो माफ़ी मांगे और राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसकी चर्चा तो पिछले एक हफ्ते से तमाम चैनलों पे और हमने भी की है। क्या सिर्फ ये इतना इशू है या इसके पीछे और डीप में जाके समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बीजेपी माफ़ी मंगवाने पर क्यों अड़ी है और राहुल गांधी माफ़ी न मांगने पर क्यों अड़े हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक विश्लेषण की मांग रखती हैं। अब इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में आप समझिए कि 2024 के चुनाव बिल्कुल करीब है। मई 2024 में चुनाव होने हैं, उससे पहले राज्यों के चुनाव होने हैं और विपक्षी दलों के बीच में घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष और उनका राष्ट्रीय सम्मेलन बंगाल में, कोलकाता में हुआ। ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते और प्रगाढ़ हो रहे हैं, साथ में काम करने, साथ में चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं और बहुत मुखर होकर के अखिलेश यादव कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भाजपा मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है क्योंकि वो कमज़ोर है और उसकी इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो अपने अपने इलाकों में जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वो लड़ेंगे। तो एक ध्रुव वो बनता दिख रहा है जिसमें BRS यानी भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना वाली पार्टी है उसकी भी एक सहभागिता है। तो एक तरफ एक विपक्ष का गुट इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ एक तीसरा मोर्चा भी, मतलब इसको तीसरा कहें या पहले वाले को तीसरा कहें, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि उसके बीच में औपचारिक तौर पे कोई बातचीत नहीं हो रही है नीतीश की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, लेकिन एक बहुत उथल पुथल और अलग अलग परिदृश्य सामने दिख रहे हैं। इसके बीच में 2-3 प्लेयर और हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है, जिसमें ED, CBI इन सब के बहुत रोल हैं। तो एक बीच में चर्चा नैरेटिव्स चला कि चूंकि हर दल के खिलाफ कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप खुल रहा है और इस समय सख्त कार्रवाइयाँ हो रही, तो क्या ये एक यूनिटी का थ्रेड बन सकता है? क्या बीच में ऐसा लगा कि शायद बन सकता है, लेकिन वो ध्वस्त हो गया। अब जिस तरीके की पिछले 2-3 दिनों में आपको परिदृश्य दिखे होंगे, उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई यूनिटी नाम की चीज़ बनने वाली है। 2-3 मोर्चे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन सवाल इससे थोड़ा और पीछे जाके देखना चाहिए। जो मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी क्या राहुल गांधी को वाकई में इतनी ज़्यादा बड़ा बना के 1-on-1 करना चाहती है क्या? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि क्या बीजेपी को ये सूट करता है कि 24 के इलेक्शन में राहुल बनाम मोदी हो जाए, या इसलिए उनको इतना ज़्यादा टूल दिया जा रहा है क्योंकि विपक्ष में और कोई बचा नहीं, और अगर इनके पीछे लोग लामबंद नहीं होते तो एक और विफलता, और लामबंद होते हैं तो 1-on-1 की चुनाव लड़ाई हो सकती है, और इसलिए शायद ये रस्साकसी चल रही हो। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब दरअसल चल क्या रहा है और क्या विपक्ष राहुल को एक चैलेंजर के तौर पे मानेगा, स्वीकार करेगा कि राहुल एक चैलेंजर है और उसका नेतृत्व करें और सारे दल अपनी अपनी शक्ति के साथ उनके पीछे खड़े हों। बातचीत इसी पे होगी। हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं आपका परिचय कराता हूँ। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ हैं, CSDS के प्रोफेसर हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं और राजनीतिक मसलों पे बड़ी अच्छी राय अपनी रखते हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, ये भी प्रोफेसर हैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय में। इसके साथ ही आशुतोष जी हैं, पत्रकार हैं, CS और सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक दल न बुलाने का मकसद यही था कि चर्चा थोड़ी सार्थक हो और डीप में समझने की कोशिश करें, वरना वो दाएं बाएं चली जाती, फिर उसको मतलब उसका कुछ निकलता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो इसलिए हमने आज संपादकीय पैनल बनाने की कोशिश की है। अभय दुबे जी, बिल्कुल स्ट्रेट सवाल से आते हैं, फिर उसको डीप में ले जाएंगे। क्या ये जो चल रहा है इस समय, उसमें एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि ऐसी कोशिश बीजेपी कर रही है कि राहुल बनाम मोदी जी हो जाए 24 में? देखिए, इस तरह की चर्चा आपके चैनल पे ही नहीं हो रही है। कल ही एक चैनल पे इस प्रकार की चर्चा थी, उसमें आशुतोष जी भी शामिल थे और उसके अंदर संजय जी भी शामिल थे। तो कल की चर्चा के तीनों लोग आपके चैनल पे भी मौजूद हैं। तो और अच्छी बात है और डीप डिस्कशन हुआ। तो वो मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी वास्तव में ये चाहती है तो बीजेपी की इच्छा तभी पूरी होगी ना जबकि सारा विपक्ष राहुल को अपना नेता घोषित कर दे। लेकिन इसकी तो कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही। मेरे ख्याल से ये तकरीबन असंभव है। विपक्ष राहुल को अपना नेता नहीं मानेगा। यानी राहुल के प्रति जो सबसे ज्यादा हमदर्दी रख सकते थे नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में ऐसी स्थिति है जहां कांग्रेस बाकायदा एक छोटी प्लेयर ही सही लेकिन एक खिलाड़ी है,
और जहां पर भाजपा के खिलाफ सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर बाकी सब लोग एकजुट हैं, वो नीतीश कुमार भी राहुल गांधी को विपक्ष के एक संपूर्ण नेता के रूप में पेश करने से हिचक रहे हैं, ऐसी खबरें आई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पहले तो कह रहे थे कि वो पहले तो नीतीश जी मान रहे थे कि हाँ कांग्रेस को लीड करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके तो चीजें बदलती हैं, वो तो बहुत पहले की बात है। आप देखिए हाल ही में उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्षी नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे। और अभी तो ममता बनर्जी ने, देखिए आप ही ने खुद ही बताया और हम लोग भी जानते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि हम भाजपा और कांग्रेस से बराबर की दूरी रखेंगे। उसके बाद में जो तेलंगाना के नेता हैं चंद्रशेखर राव, उन्हें कांग्रेस के मुकाबले अभी चुनाव लड़ना है राज्य विधानसभा का, वो कैसे उसके साथ हो सकते हैं। ये आपके उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, वहां भी कांग्रेस उनका मुकाबला करेगी। तो कांग्रेस कई क्षेत्रों में बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले खड़ी हुई है। कांग्रेस ने क्षेत्रों में अपने दावे छोड़े नहीं है। भाजपा 80 के दशक में क्षेत्रीय शक्तियों के से अच्छे संबंध इसलिए कायम कर पाई थी क्योंकि भाजपा का क्षेत्रों में कुछ था नहीं और कांग्रेस क्षेत्रीय शक्तियों को सता रही थी उस वक्त। इसलिए क्षेत्रीय शक्तियां 80 और पूरे 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने वही मुद्रा अख्तियार कर ली है जो किसी जमाने में कांग्रेस ने अख्तियार की थी। वो क्षेत्रीय शक्तियों के लिए शंका का कारण बन गई है। सबको लगता है कि ये हमारे पैर काट के अपनी पार्टी को फैलाना चाहती है। वैसे ही भाजपा का नारा है 100% भाजपा, चप्पे चप्पे में भाजपा। ये गडकरी साहब ने मुझसे एक बार कहा था एक कार्यक्रम में कि भाई हम तो आपस में जब बातचीत करते हैं हमेशा कहते हैं 100% भाजपा, चप्पे चप्पे पर भाजपा। तो ये उन लोगों का है और वो खुल के कह रहे हैं इस बात को। इसमें कोई बात नहीं, हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा प्रसार करे, अधिक से अधिक क्षेत्रों में सत्ता हासिल करे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन पाएंगे और विपक्षी नेता नहीं बन पाएंगे तो मोदी बनाम राहुल भी नहीं हो पाएगा। हाँ, उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है, जहां लगभग 2 पार्टी सिस्टम है जिन प्रदेशों में और तीसरी ताकतें बहुत ही ज्यादा छोटी हैं, वहां तो अपने आप ही राहुल गांधी बनाम मोदी हो जाएगा। वहां तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो विपक्षियों की फिर रणनीति क्या है? जहां पैसा नहीं है। अबे जी, विपक्षियों की रणनीति है क्या फिर? ये चल क्या रहा है? विपक्षियों के पास मेरा मानना है कि भाजपा के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए, ऐसी कोई रणनीति आज की तारीख में विपक्ष के पास नहीं है। नहीं, आपस में भी तो सरफटौल चल रही, वहां पे एक दूसरे को इतना गरिया रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं आपसे कि विपक्ष के अंदर बहुत सारी दरारें हैं और ऐसा कोई नहीं है। अभी विपक्ष को असल में वो ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला है, वो उसकी तलाश में है। एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिले जिससे उन्हें लगे कि इससे मोदी के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी बन सकती है, तब तो वो उसके इर्द गिर्द एकजुट होने के बारे में सोचेंगे। अभी अदानी के मसले में ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहे हैं, या जो सीबीआई रेड वगैरह हो रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उसको बना सकते हैं ट्रिगर पॉइंट। लेकिन अभी वो ट्रिगर पॉइंट नहीं बन पाए हैं और वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे इसके बारे में कोई कुछ गारंटी से नहीं कह सकता है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज की तारीख में हम नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष के पास भाजपा को एकजुट टक्कर देने की कोई एक रणनीति है। राहुल गांधी को भाजपा का पूरा नेता, विपक्ष का पूरा नेता घोषित करने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जी अच्छा आशुतोष जी, तो फिर ये भाजपा या सरकार ये राहुल गांधी से माफी मंगवाने पे क्यों अड़ी हुई है? मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मकसद क्या है इसका? देखिए, इस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकार ही दे सकते हैं, लेकिन जो सर विश्लेषक से जवाब चाहिए। मुझे पार्टी से होता तो मैं उनको बुलाता ना, मुझे तो विश्लेषकों के जवाब चाहिए। मैंने आगे बात खत्म ही नहीं की। राइडर लगा दिया आपने, तो मैंने कहा राइडर पहले ध्वस्त कर दूं मैं। देखिए, भाजपा की एक तो रणनीति ये हो सकती है कि राहुल गांधी को आप नेता विपक्ष के तौर पर प्रेजेंट करें और ये मैसेज दे कि भाई जो अगली लड़ाई होगी वो राहुल गांधी और मोदी के बीच में होगी, जिसमें स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पे 20 पड़ेंगे और इसका फायदा उनको मिल सकता है। दूसरा, जब आप एक राहुल गांधी को आगे करेंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष के अंदर भी दरार पैदा होगी। ये उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन मैं अभय जी की बात से थोड़ा सा असहमत हूं। मेरा अपना मानना है कि जो कोएलिशन और गठबंधन की राजनीति होती है उसमें वक्त लगता है, वो एक दिन के अंदर गठबंधन हो ही नहीं सकता। अभी जैसे अगर आप देखें 1989 में क्या हुआ था, 1989 में एक तरफ नेशनल फ्रंट था, दूसरी तरफ लेफ्ट फ्रंट था, बीच में जो है वो बीजेपी का अपना एक अलग था, और तीनों कई ऐसी जगह थी जहां पर वो कहते थे कि हम आपको प्लेटफॉर्म पे आके भाषण नहीं देंगे, वो कहते थे हम आपको प्लेटफॉर्म पे आके भाषण नहीं देते, और कई जगहों पे फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ था।
तो बहुत सारे रास्ते अभी पूरी तरीके से खुले हुए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कितनी भी ये कांग्रेस के साथ आने की कोशिश करें या ना करें, दरअसल इनको कांग्रेस के साथ जाने का ना तो किसी तरीके का कोई फायदा दिखाई पड़ रहा, ना किसी तरीके का नुकसान होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई कांग्रेस को नहीं बल्कि अखिलेश यादव को लड़नी है। कलकत्ता बंगाल के अंदर लड़ाई कांग्रेस को नहीं बल्कि लड़ाई तृणमूल कांग्रेस को लड़नी है। वहां नफा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होना है और उत्तर प्रदेश के अंदर नफा नुकसान जो भी होना है वो अखिलेश यादव को होना है। और ये किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते, न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद, क्योंकि अगर जाएंगे तो उनकी पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो भले ही अगर ममता बनर्जी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में लड़ेंगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो उसका फायदा विपक्ष की राजनीति को ही होना है। जहां तक बाकी के राज्य हैं, अब जैसे राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, ये सारे वहां राज्य हैं जहां कांग्रेस को मजबूती के साथ लड़ना, जहां पे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का कुछ भी लेना देना नहीं। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है वहां गठबंधन मजबूती के साथ उनके साथ है। महाराष्ट्र के अंदर मजबूती के साथ है, झारखंड में मजबूती के साथ है, कांग्रेस बिहार के अंदर भी मजबूती के साथ है, तमिलनाडु में के भी अंदर भी गठबंधन मजबूती के साथ। तो जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करना ही नहीं चाहता, या तो वो शायद इन तथ्यों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। यहां तक कि त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में भी, केरल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन जो व्यवहारिक राजनीति का तकाजा है कि अगर बीजेपी बहुत ताकतवर है तो उससे लड़ने के लिए हमें साथ आना पड़ेगा। तो उसका एक प्रदर्शन उन्होंने त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में किया। अब उसमें कितना नतीजा निकला कितना नहीं नतीजा निकला एक अलग तरीके का सवाल है, लेकिन बाई इलेक्शन में उन्होंने कम से कम ममता बनर्जी की एक सीट तो छीन ली ना उनसे, सागर दीघी की सीट, जिसकी वजह से ममता बनर्जी तमतमाई हुई है। एक जो तेलंगाना वाला मामला है वहां पर जरूर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और केसीआर आमने सामने और बीजेपी वहां बहुत मजबूती के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करती हुई जा रही है। तो वो एक राज्य है जहां फंसा हुआ। बाकी अगर आप कर्नाटक के अंदर देख लीजिए तो कर्नाटक के अंदर क्या जनता दल सेकुलर एक ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ भी जा सकती है और कांग्रेस के साथ भी जा सकती है। नहीं, जैसे कर्नाटक उदाहरण दे रहे हैं, तो कर्नाटक में जेडीएस क्यों नहीं मिलकर इनके साथ लड़ सकती? मेरा सवाल मूल यही है, अकेले लड़के क्या कर लेंगे बताइए आप। नहीं, सवाल जेडीएस एक ऐसी पार्टी है जो कहीं भी जा सकती है और उसने कांग्रेस के साथ भी मिलकर भी सरकार बनाई है, उसने बीजेपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाई है। तो आप जेडीएस को आप बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं मान सकते। यहां तक कि जो एचडी देवेगौड़ा की बायोग्राफी आई है उसमें इस बात को लिखा है लेखक ने कि जब कुमारस्वामी ने गठबंधन किया बीजेपी के साथ तो एचडी देवेगौड़ा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात लगा था। लेकिन हकीकत यह है कि बाप बेटे साथ ही में थे, किताब में कुछ भी लिखा हो। और इसलिए जेडीएस एक अकेली पार्टी है जिसकी पूरी कोशिश है कि असेंबली चुनाव में 30-32-40 सीटें आ जाए, उसके बाद जिससे भी बार्गेन कर सके उससे बार्गेन करके या तो सरकार में शामिल हो जाए या सरकार को लीड कर ले। जी अच्छा, आजकल आप जो है ना अभय जी से बहुत ज़्यादा ना इत्तेफाकी रख रहे हैं। पिछले शो में भी आपने 2 बार रखी थी, मैं इसका जवाब लूंगा अभी अभय जी से, लेकिन पहले एक बार मुझे नहीं लगता इसकी वजह से मुझे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे ये इशू आप लोग जो है डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन संजय जी अब आशुतोष जी ने जो जवाब मेरा दिया मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे को दोबारा सवाल आपसे ये पूछना है कि राहुल गांधी अगर इतने विपक्षियों की नज़र में उनको नहीं लगता कि इनके सहारे आप वैतरणी पार कर सकते हैं या चुनाव जीत सकते हैं या इनके आसार है बहुत जगहों में, लेकिन बीजेपी को कुछ दिख रहा है क्या? वो इतना ज़्यादा क्यों तूल दे रहे हैं इनको? माफ़ी नहीं मांगे मान लो या मांग ही लें तो उससे इतना क्यों असर पड़ रहा है कि दिन रात 24 घंटा सारे 360 चैनलों पे यही डिबेट चल रही है कि राहुल जी माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं नहीं मांगूंगा। ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसके पीछे गहरी राजनीति है? देखिए, मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितना इसके राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार होगा उतना बीजेपी का जो है पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा। मुझे लगता है सारे नैरेटिव में अगर कोई एक पार्टी गेनर है तो वो है बीजेपी। अगर राहुल, तो बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इन्होंने विदेश की धरती पर देश का अपमान किया, दूसरे देश से सहायता की मांग की भारत में डेमोक्रेसी बचाने के लिए। तो ये जो सारा नैरेटिव है, अब मैं कह रहा हूं इसमें हकीकत क्या है, क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, इसको अगर हम किनारे रख दें, लेकिन पब्लिक नैरेटिव क्या है? अगर एक आम जनता की बात करें तो आम जनता को यही लगता है कि हाँ भाई राहुल गांधी ने तो देश का अपमान किया है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अब सवाल है राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते? माफी मांगते ही ये साबित हो जाएगा, बीजेपी कहना शुरू करेगी, उन्हें एक नया मुद्दा मिलेगा, कुछ तो गलती की थी तभी तो माफी मांगा,
अगर गलती नहीं की तो माफी किस बात की। तो इसी के लिए माफी मांगने पे भी मुश्किल है, माफी मांगते हैं तो भी बीजेपी के पक्ष में चीजें जाती हुई दिखेंगी, और जो सब कुछ माहौल बन रहा है ये भी बीजेपी के ही पक्ष में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इस वजह से ये सारा जो लगातार पिछले 8-10 दिनों से इस पे पूरी कवायद हो रही है, बीजेपी एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है और कांग्रेस अड़ी हुई है कि माफी नहीं मांगेंगे, और हम तमाम टीवी चैनलों में, अखबारों में इसकी डिबेट देख रहे हैं और इसकी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। जी हर्षवर्धन जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या इतना असरदार है ये मामला? या जैसे मेरा एक सवाल ये भी मैं रख देता हूँ, कोई माफ़ी मांगे या न मांगे, बयानों से इतना ज़्यादा चस्पा हो जाता है क्या? बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, उसके बाद उस फैसले को विड्रॉ कर लिया, तो चस्पा थोड़ी हो गया, भूल जाते हैं लोग। नीरज जी देखिए, छवि आप कैसे बनाते हैं, आप खुद को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिहाज से फैसले लेना, उसको वापस लेना, कोई बात कहना उसके वापस लेना, ये तय होता है। राहुल गांधी ने, अगर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस पार्टी एंटी सावरकर स्टैंड पर चल रही, वो बार बार कहती है कि हम कोई सावरकर वाले थोड़ी ना है कि जो माफी मांग लें। ये अलग बात है कि राफेल मामले में माफी मांगनी पड़ी, तो इसके अलावा मतलब अलग अलग जगहों पर बहुत से नेताओं ने माफी मांगी, चुपचाप जाके कोर्ट में मांग लेते हैं। लेकिन संसद में माफी मांगना, अब ये तो राहुल गांधी को भी समझ में आ रहा है कि देखिए बाहर जाकर नेता भाषण करते हैं, खूब देश के भी खिलाफ बोल देते हैं, देश में स्थितियों के खिलाफ बोलते हैं, उससे दिक्कत नहीं। दिक्कत वहां खड़ी हुई कि पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने जाके कहा कि भाई अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं और भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहां जाके असली लड़ाई शुरू हुई कि क्या आज के युग में आप विदेशी लोगों को बुलाएंगे, दूसरे देश हैं वो भारत के अंदर दखल देंगे, तो आंतरिक मामलों में दखल, ये मसला है। बाहर जाके आप क्या बोले हैं, नेता बोलता है तो कुछ ना कुछ तो इसी तरह से बोलेगा ना, विरोधी सरकार की बुराई करेगा, इसमें कोई बहुत गलत भी मुझे नहीं दिखता है, करेगा ही करेगा। अब यहां मूल बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ये इसीलिए कर रही है, जिसको संजय जी ने भी पकड़ा और कहा, वो चाहती है कि देश का हर व्यक्ति ये जाने कि राहुल गांधी जब दाढ़ी बढ़ाकर 3,500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे थे, तो जिस भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, लंदन में जैसे ही दाढ़ी ट्रिम कराई, वैसे ही वो बोल पड़े अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, लंदन में बोल रहे थे। जिन ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की गुलामी हमें झेलनी पड़ी, उन्हीं से उनको उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करना चाहती है, देश के हर व्यक्ति को बताना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई राहुल गांधी सामने है इसलिए मोदी बड़े नेता दिखते हैं। मोदी के बड़े नेता बनने के पीछे उनकी अपनी, जो पहले करीब 14 वर्ष वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना गुजरात मॉडल है। 2014 में वो मनमोहन सिंह को हरा कर आए थे, उनकी सरकार को अपदस्थ किया था। कोई राहुल गांधी तो थे नहीं नेता उस वक्त, अध्यक्ष भी नहीं थे, सोनिया गांधी थी, उनको हरा कर आए थे। और 2019 का चुनाव राहुल गांधी हारकर भाग खड़े हुए थे। तो कोई मोदी और राहुल में तो तुलना है भी नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी उसके बहुत छोटे से नेता है, ये बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितना स्पेस रीजनल पार्टीज को दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। एक नेशनल पार्टी का चरित्र होता है, और मुझे तो ये उम्मीद थी कि जब खड़गे जी ने कह दिया कि भाई हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है, यानी वो कह रहे हैं कि न राहुल जी न मैं, दोनों में से कोई दावेदार नहीं, तब तो सभी रीजनल पार्टीज को कहना चाहिए था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम साथ आ रहे हैं। लेकिन वो साथ क्यों नहीं आ सकते? सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं, सब अपनी जमीन बचाए रखकर दूसरे की जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं। जैसे अक्सर हम भी डिबेट में रहते हैं तो कभी कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह देता है कि अच्छा बताइए कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमको कितनी सीटें देंगी। अब कमाल की बात यह है कि अखिलेश यादव कोलकाता में अधिवेशन किए, वहां तो ममता जी से नहीं पूछा कितनी सीटें देंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के नाते से बता दूं, ये अभय दुबे जी को जरूर ध्यान में होगी ये बात। मुलायम सिंह यादव के मन की सबसे बड़ी इच्छा थी 2 बड़े केंद्र, मुंबई और कोलकाता। नेताजी को लगता था कि यहां पूर्वांचल के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी
उत्तर प्रदेश के लोग बहुत हैं इन दोनों शहरों में, कारोबार के लिए अलग अलग वजहों से। इनको लगता था कि हमारा एक एक प्रतिनिधि यहां से जीत जाए। बहुत कोशिश भी की उन्होंने, अलग अलग तरीके से की। अबू आसम आजमी, उन्होंने उसको सफल कर दिया, हालांकि उसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन किरणमय नंदा तो दूसरी तरह के नेता हैं, वो अधिवेशन करा सकते हैं, वो पैसा दिला सकते हैं, फंडिंग करा सकते हैं, कहां से विधायक जितवाएंगे? और अब तो वो स्थिति भी नहीं रही। अब वही अखिलेश यादव जाते हैं और अपने पिताजी का वो सपना भूल गए। वो ममता जी से नहीं पूछेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे। मुझे लगता है कि यहां कांग्रेस के साथ सारे के सारे लोग जो भाजपा विरोधी भी हैं वो अन्याय करना चाहते हैं, और इसमें राहुल गांधी मदद कर देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी मतलब बहुत, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में वो शब्द होता है ना, इसका हिंदी में मतलब है कि इतना ज्यादा उतार चढ़ाव कि आप उसको किसी बिंदु पर ले जाकर रोक ही नहीं सकते कि ये कहां पर जाकर टिकेगा। तो राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर उसी तरह से व्यवहार करते हैं, और इसीलिए कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी इतने छोटे नेता के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी का मसला नहीं है। ममता बनर्जी चलिए मोदी के सामने खड़ी हो जाए, चलिए केसीआर खड़े हो जाएं, चलिए तेजस्वी अखिलेश खड़े हो जाएं, शरद पवार खड़े हो जाएं। ये राहुल गांधी को कमतर करने की बात नहीं। राहुल गांधी नेता ही दूसरे तरह का है, और मैं फिर से कह रहा हूं वो नेता है नहीं मूलतः। उनको बेवजह उनकी माता जी ने और कांग्रेस के शुभेच्छुओं ने एकदम जिसको कहें चढ़ा रखा है, तुम भैया नेता बन जाओ। वो नेता है नहीं। पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि देश कैसा है, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी हो जाए, लेकिन वो नेता है नहीं। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, जो अंग्रेजी में शब्द आप कहते हैं उसको हम लोग वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइलिटी बहुत है, उतार चढ़ाव बहुत चलता रहता है मार्केट में, तो उसका पता नहीं चलता कि मीन पॉइंट कहाँ पे आएगा। सवाल जो आप कह रहे हो ना, ये विश्लेषण तो ठीक है कि समाजवादी पार्टी का क्या है बंगाल में, कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं, उनसे पूछ भी नहीं रहे, अपनी अपनी सुविधा हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस कमज़ोर है आज की तारीख में, प्रैक्टिकली 54 सीटें हैं उनकी, या 1-2 साल आगे पीछे हो गई होंगी उपचुनाव में, मैं उस नंबर्स पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को ये सूट कर रहा है क्या? जब आप भी कह रहे हो कि इतनी मजबूत नहीं है ना संगठन के तौर पे ना सीट के तौर पे, तो उनको सामने करके लड़ो जिससे कि बाकी लोग उसके पीछे आए, और ना आए तो और अच्छी बात है। पंप करते रहो आप इनको, नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? इसको मैं ऐसे कह रहा हूं, देखिए इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई क्षेत्रीय दल लड़ नहीं पाएगा। उससे लड़ेगा कौन? कांग्रेस पार्टी। और कौन सी कांग्रेस पार्टी? जिसका पूरे देश में आज भी कार्यकर्ता है, जिसके पास आज भी हर राज्य में कोई न कोई बड़ा नेता है। मुश्किल कहां है? आपने राहुल को आगे लगा दिया, गाड़ी के आगे काठ रख दिया है, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी दिखने लगी। आप कह रहे हैं कि उनके 54-55 सांसद हैं। अरे भैया, जिसका एक भी सांसद नहीं, वो अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा नेता अचानक मीडिया में दिखने लगा। और ये कितनी 21 या 22 सीटें ही तो है ना ममता जी की, जो सांसद उनके हैं, वो कितनी बड़ी नेता दिखने लगे। दरअसल असली संकट यही है कि राष्ट्रीय पार्टी की तरह कांग्रेस व्यवहार नहीं कर रही है। ये राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहा है, ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं। क्षेत्रीय चुनाव में तो भाई भाजपा को ममता जी ने पीट दिया ना, इसमें नहीं तो राष्ट्रीय बिहेवियर क्या है? राहुल जी ने मोर्चा खोल रखा सरकार के खिलाफ, तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक स्टैंड ले लिया है। अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे तो बिहेव कर रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए, स्टैंड ले लिया, अडानी पे स्टैंड लिया है, हाँ। और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अरण्या खदान दे देते हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत अपने यहां का जो इन्वेस्टर समिट कराते हैं, दीप प्रज्वलन अडानी जी करते हैं। नहीं, वो ये थोड़ी करेंगे हम उद्योगपतियों का विरोधी हूं। नहीं तो ऐसे नहीं चल सकता ना सर। या तो आप अपने राज्यों में कहिए कि अब हम उद्योगपतियों को नमस्ते कर देंगे, तो आपकी बात लोग सुने, तो आपको कम्युनिस्टों की तरह लोग देखेंगे, उसी तरह से व्यवहार करेंगे, उसी तरह से आउट करेंगे, या रखना होगा सर माथे रख लेंगे। सवाल यह, और जो कम्युनिस्ट कहते हैं, उन केरल में भी तो पोर्ट अडानी बना रहा है सर। ताजपुर का जो पोर्ट है वो ममता बनर्जी, 25,000 करोड़ का निवेश। ममता जी देखिए, अभी कोई प्रवक्ता कह देता है, शाम तक उसको डांट पड़ जाती है। महुआ मोइत्रा को इसीलिए पार्टी में फटकार पड़ी कि ठीक से रहो, फालतू बोल लिखती तो रहती है वो, लिखती तो रहती है वो, ममता जी क्या रिश्ते हैं, और भी दूसरे लोग हैं, सब जानते हैं। क्यों हटाया गया उनको, पार्टी में क्यों आउट हुई, सब जानते। अबे दुबे जी, जो बात अभी आशुतोष जी भी कह रहे थे और ये कह रहे थे, मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईडी लगी है, सीबीआई लगी है, अडानी वाला भी मसला है, सब प्रताड़ित हैं, 28 लोग मिलके जाके ईडी के यहाँ वो पर्चा देने जाते हैं, ये सब एकता आपकी एक जगह दिखती है। लेकिन बीजेपी टारगेट सिर्फ बीजेपी कांग्रेस को कर रही है ना? तो
मेन अपोजिशन के तौर पे वहाँ पे वो खड़ा करना चाहते हैं। इससे एक मेरा हो सकता है क्योंकि जो बाकी जो ताकतवर अपने आप को मानते हैं, ममता जी हैं या और बाकी रीजनल पार्टी, उनको साइडलाइन करो, इनको फ्रंट में लाओ नेशनल चुनाव में, ये तरीका है क्या? और क्या दूसरा कि कांग्रेस इस ट्रैप में फंस रही है क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को दिख रहा है ट्रैप और कांग्रेस को ट्रैप नहीं दिख रहा हो। ये सब हम लोगों की मीडिया की फिक्रेबाजी होती है कि ट्रैप में फंस रहा, उसको झटका लग गया, उसने उसको ये कर दिया। मैं इस चक्कर में नहीं फंसता हूं। मुझे इस तरह की भाषा शैली में यकीन नहीं है कौन सा ट्रैप है और कौन सा झटका है। भारतीय जनता पार्टी अगर जब कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल कहती है तो वो राजनीतिक यथार्थ है देश का। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जैसा कि अभी बताया गया कि हर्षवर्धन ने बताया कि सारे देश में उनके कार्यकर्ता हैं, स्थानीय स्तर पर उनके पास अच्छा नेतृत्व है, उनके पास उनका आला कमान गड़बड़ है, उनका कहना है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। कांग्रेस का आला कमान भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी कमजोर था और कांग्रेस का आला कमान भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कमजोर है। अगर और वो खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाने से पहले भी कमजोर था और खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाने के बाद भी कमजोर है। तो कांग्रेस की मुख्य समस्या उसके कार्यकर्ता और उसके क्षेत्रीय नेता वगैरह नहीं है। कांग्रेस की मुख्य समस्या उसका आला कमान है और जो कि मां, बेटे और बेटी के हाथ में है। वो लोग मिलकर उसको मजबूत नहीं कर पा रहे। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि राज्यों में जहां पर कलह हो रही है, मान लीजिए जहां पर पायलट और गहलोत लड़ रहे हैं, तो उसको दुरुस्त करना है, वो नहीं कर सकते। वो लड़ाई चलती जा रही है। वो यात्रा से पहले थी, वो खड़गे साहब से पहले थी, उन दोनों के बाद भी है। तो कांग्रेस की मुख्य समस्या आला कमान है। कांग्रेस के पास सारे देश में शक्तियां हैं। भाजपा जब भी जरा सी भी लड़खड़ाएगी उसका लाभ सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा। याद कीजिए 2004 में भाजपा जरा सी ही लड़खड़ाई थी तो उसका फायदा किसको हुआ था? कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब किसकी सरकार बनेगी? अभी आज की तारीख में भाजपा अगर जरा भी परेशान होगी तो उसका लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा। इसलिए कांग्रेस को अगर वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में पेश कर रही है तो उसमें क्या गलत है? तो अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अभी भी क्या फैसले उनके यहाँ वही 3 लोग लेते हैं क्या? मेरा तो मानना ये है, मैं तो आशुतोष जी ज्यादा जानते होंगे कांग्रेस के बारे में, उन्हें कुछ अंदरूनी खबर रहती होगी। मैं तो बाहर खड़ा हुआ हूं और मैं तो कांग्रेस को राय देता रहता हूं। कांग्रेस वाले मेरी राय सुनते ही नहीं है। अगर कांग्रेस वाले मेरी राय सुनते तो अदानी के मसले पर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाषण या संसद में बोलने की बजाय वो देश की जनता के सामने एक श्वेत पत्र रखते जिसमें सुव्यवस्थित रूप से उन्हें बताना चाहिए था कि भाई मोदी जी की कहां मदद मिली, इससे अदानी को फायदा हुआ। आशुतोष जी, आप अंदर के आदमी हैं। मैं तो कब से राय दे रहा हूं, कोई सुनता ही नहीं। आशुतोश जी को भी राय दी थी उनके मंच पर, उन्होंने पहुंचाई नहीं कांग्रेस में। आशुतोष जी, आप तो मतलब क्या कहूं मैं, वो शब्द नहीं यूज करने आता। आप अंदर के आदमी निकले आप कांग्रेस के। क्या चल रहा है भाई? आला, पहले तो ये बताइए आला कमान कौन है? चल रही थी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब मैंने आपके मंच पर भी राय दी थी और जगह भी राय दी थी, लिखा भी था अखबारों में कि भाई राहुल गांधी को 15-20 दिन के लिए यात्रा स्थगित करके गुजरात के चुनाव में टूट पड़ना चाहिए और फिर लौट के फिर यात्रा शुरू कर देना चाहिए। ये बात तो आशुतोष जी ने भी कही थी, हर्षवर्धन को याद होगा। और हमारी राय तब भी नहीं सुनी गई। मैं राय मांगता नहीं है, फिर भी देता हूँ, कोई फायदा नहीं है उसका देने का। ये तो आशुतोष जी ने भी कहा था, मुझे याद है हमारे शो में, उनकी भी नहीं सुनी गई। आशुतोष जी, अब आप बता दीजिए कांग्रेस इस चुनाव में आईएनसी का दावा क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? आप अंदर के आदमी बताइए क्या है। देखिए, अभय जी की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोग हार्वर्ड से नहीं हार्ड वर्क होना चाहिए। तो अब हार्वर्ड पढ़े लिखे लोगों की राय न तो सरकार सुनती है न विपक्ष सुनती है। ये मोदी जी का असर है, इसलिए हमको इसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ये तो लाइटर वेन की बात है। दूसरी बात, पहली बात ये है कि नहीं, लाइटर वेन में मैं कह रहा हूं कि वो 3000 किलोमीटर की यात्रा हार्ड वर्क नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, हार्वर्ड की जरूरत नहीं ना इस देश को, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं दरअसल इस देश को। ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कह दिया, इसलिए उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। देखिए, 2-3 चीजें। पहली बात तो ये है कि जो लोग राहुल गांधी को बहुत छोटा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसीलिए साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि राहुल गांधी बहुत छोटे नेता है, बहुत ही गलीच नेता है, बहुत ही घटिया नेता है, लेकिन उनकी एक एक बात पर प्रधानमंत्री से लेकर 6-6 मंत्री जो है वो टूट पड़ते हैं। तो कोई किसी छोटे आदमी के ऊपर थोड़ी टूटता है। जब उसके अंदर कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से संसद पिछले एक हफ्ते या 10 दिन से नहीं चली, 6-6 मंत्री खड़े हो जा रहे हैं, सरकार खुद जो है संसद को डिसरप्ट कर रही। तो ये नैरेटिव बढ़ने की कोशिश जरूर है
कि राहुल गांधी बहुत ही खराब नेता है, ये नैरेटिव, अगर राहुल गांधी बहुत खराब नेता है क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, बलराज मधो कौन से बड़े नेता थे? उनके जमाने में 1984 में भारतीय जनता पार्टी का 7.82% वोट था, 30 साल से चुनाव लड़ रहे थे। आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी के पास 12 करोड़ वोटर है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि 2009 में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 2009 में बीजेपी के पास 7 करोड़ वोटर था। ये 12 करोड़ वोटर, अगर जरा से भी, जो भी बात अभी अभय जी ने कही, जरा से भी अगर बीजेपी फिसली तो ये 12 करोड़ होकर 15 करोड़ भी हो सकता है, 17 करोड़ भी हो सकता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी बहुत ही व्यवहारिक राजनेता है, प्रैग्मेटिक लीडर है। वो जानते हैं कि कौन राष्ट्रीय स्तर पर उनको रिप्लेस कर सकता है, ये अच्छी तरीके से जानते। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी 38 से 40% तक वोट लेकर आती है। जरा से अगर पार्टी, सत्ताधारी पार्टी फिसलेगी तो ये 35 से 45 का पहुंच जाएगी। हमारे फर्स्ट पासपोर्ट सिस्टम पता नहीं चलता। पहली बात, महत्वपूर्ण सवाल ये। दूसरी बात जो इस पूरे खेल में महत्वपूर्ण, वो ये है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोएलिशन की पॉलिटिक्स में आखिरी दिन तक नोच खसोट चलती रहती होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होता है और ये सारी राजनीतिक पार्टियों के साथ होता है। इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना और उसके आधार पर कोई आकलन कर लेना, एक साल पहले मेरे ख्याल से जल्दबाजी है। मैंने आपको 1989 का उदाहरण दिया था कि विश्वनाथ प्रताप ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाके भाषण नहीं देंगे, और बीच चुनाव के दौरान उन्होंने कहा। तो क्या वो गठबंधन टूट गया था? उन्हीं अटल बिहारी, उन्हीं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को लाल कृष्ण आडवाणी ने समर्थन दिया। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी समर्थन दे रहे, दूसरी तरफ ज्योति बसु समर्थन दे रहे थे। तो कोएलिशन के पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स ये, हाँ, नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी बड़ी बातें कर सकते हैं। आजकल ना आप बहुत डेटा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमको लग रहा है। ये आपने इतने आंकड़े फेंक देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन मार्केट में। मैं इसलिए डेटा दे रहा हूं क्योंकि 1998 में जब, नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, आप मतलब डेटा बहुत दे रहे हैं। 1998 में भी 10 से 11 करोड़ वोटर उसके पास था, और 2022 में जब उसकी हालत बहुत खराब है तब भी उसके पास 12 करोड़ वोटर हैं। ये बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से मालूम है। सर, इसमें जानते हैं क्या दिक्कत है आशुतोष जी? आपका एनालिसिस सही है, डेटा आप गलत नहीं दे रहे हैं। आप ही लोगों ने मुझे बताया एक बार कि मैथ से ज़्यादा केमिस्ट्री चलती है। अगर ये डेटा इतना ही सही जिसको हम लोग रेप्लिकेट कर लें, तो फिर विधानसभा और लोकसभा में फिर अलग अलग नहीं होना चाहिए। वो डेटा वहाँ काम ही नहीं आता, वो बेकार हो जाता है वो डेटा। मार्केट भी हम लोग देखते हैं कि आप बता दिया जाता है कि 12% का एवरेज रिटर्न तो आपको पिछले 30 सालों से मिल रहा है। पता लगा आपको पोर्टफोलियो 30% नीचे है, वो 12% कहाँ गया? तो लॉ ऑफ एवरेजेस बहुत बार फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह, लेकिन खैर एक बार आपने बात जो विधानसभा के चुनाव की बात की है, हाँ, 2018 का अगर आप उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के अपने बल पे सरकार बना पाई थी क्या कर्नाटक के अंदर? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जीता था ना। तो एक एक्स फैक्टर जो बीजेपी के साथ है वो है नरेंद्र मोदी फैक्टर। आप उस नरेंद्र मोदी फैक्टर को किनारे कर दीजिए, उसके बाद आप बीजेपी का, अरे तो मैं क्यों किनारे कर दूं? मैं एक बात कर रहा हूं। तो ये जो माइनस हो जाता है, इसीलिए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कम से कम हर बार कम होता है कि एक्सेल सीट और पीपीटी के स्वॉट एनालिसिस में एक ऐसा एक्स फैक्टर आ ही जाता है, इसीलिए तो डेटा खराब होता है। खैर हर्षवर्धन, आप विधानसभा, आप मुझे बताइए, 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2018 तक हारी थी। क्यों हारी थी? नरेंद्र मोदी के बावजूद हारी थी, कह दीजिए नहीं हारी थी। अरे भाई, तो वैसे तो राहुल गांधी 3-4 दर्जन चुनाव हार चुके हैं, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा ना मैं। अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 जगह चुनाव लड़ते थे और 2 जगह चुनाव हार जाते। हाँ, लेकिन तो अगर इसी आधार पर आप एनालिसिस करके चलेंगे कि अटल जी हारते थे, कौन सी बड़ी बात है? आडवाणी जी ने लोकसभा चुनाव नहीं जितवाया, कौन सी बड़ी बात है? अगर ये एनालिसिस को बेस बना के आप चलेंगे, मतलब जो भी इसको बेस बना के चले, तो सब मुझे लगता है कि थोड़ा दूर गड़बड़ है सर। एक मिनट हर्षवर्धन जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए, बहुत छोटी सी करिएगा। आता हूँ आशुतोष जी, दोबारा आता हूँ आपके पास। नहीं, बस छोटी लाइन की टिप्पणियां। मैंने भी यही कहा, कांग्रेस पार्टी बड़ी नेता, अच्छा है कि उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आशुतोष जी ने रख दिया। लेकिन मैं छोटा नेता नहीं कांग्रेस को कर रहा हूं। आशुतोष जी ने ही बता दिया कि वो छोटे नेता हैं, क्योंकि कहीं एक जगह तो बताई जब राहुल गांधी टिक कर खड़े हुए। आशुतोष जी बार बार ये हर डिबेट में ये आंकड़ा बताते हैं, और मैं तो दर्शकों का कहूंगा कि देखिए कितनी बार ये आंकड़ा बता चुके हैं। लेकिन विश्लेषक के तौर पर सोचिए, अटल जी, आडवाणी जी जब चुनाव हारते थे तो भारतीय जनता पार्टी बरसों बरस सत्ता में नहीं आ पाई थी। आशुतोष जी, बरसों बरस, 1-2 साल नहीं, यही आप हर डिबेट में बताते हैं। तो ये भी बताइए कि भाजपा सत्ता में नहीं रहती थी, और तब भाजपा की स्थिति ये होती थी, किसी के साथ गठजोड़ से भी सरकार बनाना मुश्किल होता था। हर जगह वो पिछलग्गू पार्टी रहती थी।
लेकिन नेता के तौर पर वो क्यों माने जाते थे, ये महत्वपूर्ण बात समझिए। नेता के तौर पर वो माने जाते थे, वो कभी किसी पर निजी टिप्पणी करके नहीं चुनाव जीत रहे थे। वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी उद्योगपति को निशाना नहीं बना रहे थे। एक समय में टाटा बिरला के अलावा किसी कुछ मिलता ही नहीं था, नमक से लेकर हवाई जहाज तक। लेकिन क्या कोई कहेगा कि टाटा खराब हो गए? और कोई उद्योगपति, सभी उद्योगपति कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। किसी की सरकार थोड़ा सा फेवरेबल होती है तो सेंटिमेंट उसके पक्ष में, शेयर बाजार बम बम हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ गलत दिखे तो जो अभय जी कह रहे हैं वो वाली गलती बताइए कि यहां नरेंद्र मोदी ने मदद की थी इसलिए इसको खींच लो। आप नैरेटिव गलत क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसीलिए छोटा नेता कह रहा हूं कि बड़ा नेता नब्ज पकड़ लेता है। बड़ा नेता ठीक है, चुनाव हारना जीतना अपनी जगह है, लेकिन चुनाव जीतते हुए राहुल गांधी तो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी गर्त में चली जाती है। और मैं यही कह रहा हूं, याद होगा हमने ही कहा था कि राहुल गांधी बड़ा अच्छा निर्णय ले लेंगे अगर वो खड़े हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन कुर्सी छोड़ने के बाद फिर कुर्सी पर चढ़ना है, खुद ही बने रहना है, तो दोनों कैसे चलेगा भाई? ये डमरू थोड़ी ना बजेगा राजनीति में। राजनीति में जो खड़ा होता है वही बड़ा होता है। जी जवाब दे दूं नहीं, हम लौट के आएंगे तब इसलिए नहीं, मेरे बारे में टिप्पणी की गई तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। देखिए, अरे अभी कहाँ जा रहे हैं, बोलिए आप। मैं अटल बिहारी, मैं जो लोग इस उम्मीद में है कि कांग्रेस पार्टी अगले 5 साल के अंदर केंद्र की सत्ता में 300 सीट लेकर आएगी, या तो देश की राजनीति को नहीं समझते या फिर देश की राजनीति को जानना नहीं चाहते। आज जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, कांग्रेस को भी श्रम करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी 10-15 साल का वनवास और भोगना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ऐसे अचानक आप अपनी स्थिति को रिक्लेम नहीं कर सकते। कर तो रहे परिश्रम, अब और क्या कराएंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी का परिश्रम नहीं कर रहे थे? नहीं, वो भी कर रहे थे। वही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो परिश्रम, लेकिन क्या आप मानते हैं कि राहुल जी उतनी मेहनत कर रहे हैं? एक मिनट, मैं सचमुच ये जानना चाह रहा हूं। आज आप हर्षवर्धन जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। हर व्यक्ति, दिक्कत क्या है आज की राजनीति के अंदर, जो लोग दूसरों के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, उनके मां और परिवार के बारे में जिस तरीके की ओछी हरकतें करते हैं, उनके सारे गुनाह माफ हैं, क्योंकि नैरेटिव उनके साथ है, वो जीत रहे हैं। अन्यथा इस देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने क्या क्या नहीं कहा है लोगों के बारे में। व्यक्तिगत टिप्पणियां नेहरू के बारे में नहीं की है, सोनिया गांधी के बारे में नहीं की, राहुल गांधी, इतनी गलीज टिप्पणियां की गई हैं, तो वो गुनाह माफ है। लेकिन राहुल गांधी ने तो ये नहीं कहा कि हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्होंने तो क्लैरिफिकेशन दिया, साफ तौर पे कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला, लेकिन देखिए नैरेटिव बनाया। आशुतोष जी, ये राजनीति अलग तरीके की, ये इसमें कोई आदमी सफेद कुर्ता पहन के नहीं निकल सकता है। अगर वो टिप्पणियां, हम लोग यहाँ इस टिप्पणी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मौत का सौदागर से शुरू करते हैं फिर, या और उससे पहले चलते हैं। पहली बार वहां कहा गया था। नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी आप दोनों लोग रुकिए। मौत के सौदागर के पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2002 के सुनो सर, कहा था, उसके बाद वही मैं कह रहा हूं ना कि कहां से शुरू किया जाएगा। मैं कहां कह रहा हूं कि मौत का सौदागर तो बाद में कहा गया। 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं कहा। भाई मैं कह रहा हूं उससे पहले के चुनाव में चलिए फिर सर, वहां देखते हैं ना फिर कहां से शुरू होगा कि लाठी लेके लोग खड़े हुए हैं पीटने के लिए। उसमें हम नहीं जाना चाहते, आज की डिबेट उस पर नहीं है कि किसने क्या कहा। लेकिन आशुतोष जी, आपने जो बात कही ना कि ये नैरेटिव क्यों चल रहा है, मुझे लगता है ये भी एक बार सोचना चाहिए। देश की जनता को आप इतना बेवकूफ मानते हैं कि वो किसी भी नैरेटिव में बह जा रही, क्या कुछ तो देख रही होगी ना। लेकिन अरे सुनो ना सर, डाइवर्ट हो जाएगा फिर। ये चल रहा है क्योंकि जब बोफोर्स का मामला आया था तो सारा मीडिया बोफोर्स लेकर राजीव गांधी को टारगेट करा। सर वो एक संसद में किताब छपी है, उसमें बहुत सारे शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया, हम लोग आज उसको लागू कर रहे हैं अभी से, इसलिए उसके दायरे में बात करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक लूं उससे पहले मैं संजय से एक राय लेना चाहता हूं। संजय जी, ये बीजेपी की बहुत बातें कर रही है लोग, मुझे ये समझना है कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी इस समय क्या है, जो पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें वो क्या सोच उनकी होगी। मतलब स्ट्रेटजी तो खैर राष्ट्र जी ने थोड़ी थोड़ी बताई हम लोगों को, लेकिन आपके हिसाब से क्या सोच लेके चल रहे हैं वो लोग? बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के में अभी कोई सोच दिखाई पड़ रही है। एक तो यह है कि एक तरफ बीजेपी अटैक उन पर कर रही है और जो जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो भी उन पर अटैक कर रही हैं। आज जो कुछ अखिलेश यादव या ममता बनर्जी कह रहे हैं, तो इससे ये तो बात साफ है कि कहीं भी एक विपक्षी एकता होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कांग्रेस और खासकर उनके नेता राहुल गांधी की जब चर्चा होती है तो कई नेता ऐसे हैं, विपक्षी पार्टियों के कई नेता ऐसे हैं जो उन्हें नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो कांग्रेस का जनाधार खिसका हुआ है,
उनके जो नेता हैं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो आज से 3-4 साल पहले थी वो एक्सेप्टेबिलिटी गिरती जा रही है, भले ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर ली। तो मुझे लगता है कंफ्यूज स्टेट में तो है कांग्रेस, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है। मुझे लगता है कई बार जैसे अगर हम एक उदाहरण देख, जब पेशेंट एक आईसीयू में होता है और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं तो तमाम तरह के स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। जिस बात की चर्चा बार बार हो रही है कि शीर्ष नेतृत्व जो है, एक तो वहां कंफ्यूजन है आपका, आपने जिस बात का जिक्र किया कि डिसीजन कौन ले रहा है, 3-3 लोग हैं, डिसीजन कौन लेता है, तो ये तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और साथ में जिस बात का जिक्र हो रहा था, जिस बात का जिक्र अभय जी कर रहे थे कि लेजिटिमेसी इतनी कम हो गई है कि आपके एक स्टेट में विद्रोह होता है या दो नेताओं के बीच में संघर्ष होता है और उसको आप सुलझा नहीं पाते, आपकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए तो सबसे पहले अपने हाउस को ऑर्डर में लाने की जरूरत है। चुनाव में कैसे जाना है, 2024 में स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, वो तो बाद की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है पहले उनको अपने हाउस को ऑर्डर में लाने की जरूरत है। जो उनकी लीडरशिप है उस पर, हालांकि अब खड़गे जी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें थोड़ा आगे आकर के और काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है यही सब कुछ अभी स्ट्रैटेजी मुझे नजर आती है कि यही कांग्रेस की स्ट्रैटेजी हो सकती है। जी सर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लौट के आके हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष जी, मैं जानना चाहता हूँ अभी ऐसे कि क्या अभी भी खड़गे जी पूरी तरीके से एम्पावर्ड नहीं है क्या, ये लोग फैसले नहीं लेने देते क्या? आपने मुझसे सवाल पूछा? हाँ, लेकिन ब्रेक के बाद जवाब लूंगा मैं इसका। हाँ ठीक है। स्वागत एक बार फिर से आपका। रात चर्चा ये हो रही है कि जो इस समय का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या इस 2024 में 1-on-1 की रणनीति पे काम कर रहे हैं या कुछ और है, और विपक्ष इसमें अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है। मैंने ब्रेक से जानने से पहले एक बार आशुतोष जी से पूछा था कि भाई अभी क्या खड़गे जी उतना एम्पावर्ड नहीं है क्या? आशुतोष जी बताइए, आप अंदर के आदमी हैं। जी बताइए। मुझे लगता है कि आप मजाक में बातें कर रहे हैं। तो अरे मैंने नहीं कहा, ये अभय जी ने कहा कि आपको ज्यादा पता है इसलिए पूछ रहा। अभय जी तो हमारे बड़े हैं, इसलिए उनको अधिकार है। हमारे ही बड़े हैं सर। हाँ बताइए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को उतना ही कांग्रेस पार्टी के अंदर अधिकार है जितना जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी में अधिकार। ये कंपैरिजन क्यों करने का? इसलिए क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही नेता, बाकी लोग सिर्फ उनके आदेश का पालन करती है। कैबिनेट में भी यही चीज है, संसद के अंदर भी यही चीज है और संगठन के अंदर भी चीज। क्या जेपी नड्डा एक भी फैसला क्या जो है वो बिना नरेंद्र मोदी के इशारे के करते हैं? तो मतलब कांग्रेस जो है बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि अब बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पे चले। एक जमाना था जब अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे और नहीं हटा पाए, तब बीजेपी के अंदर कलेक्टिव लीडर। इसमें फर्क है सर आशुतोष जी, इसमें फर्क है। बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम बीजेपी चल रही। क्योंकि जब इंदिरा गांधी का जमाना था तो वो कहा जाता था ना कि उनकी कैबिनेट में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो इंदिरा गांधी, बाकी सब या इंडिया इज इंदिरा। कोई फैसला जो कांग्रेस के अंदर जो अधिनायकवाद था, आज एग्जैक्टली उसकी कॉपी बीजेपी के अंदर है। आशुतोष जी, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। सुनो ना सर, हॉलीवुड की जो फिल्में होती है ना, उसको हमारे यहाँ जो कॉपी करते हैं तो उसको कॉपी शब्द ना बोल के वही बोलते हैं कि हम उससे एडॉप्टेशन लेकिन दरअसल वो चोरी होती है पूरी, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम चोरी करते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं ना। सुनो ना सर, इसको मैं कंपेयर नहीं कर, सुनो। देखिए अभी एक बहुत अच्छा एक कॉन्क्लेव चला एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पे, उसमें चिदम्बरम जी थे और नीलकंठ मिश्रा थे क्रेडिट स्विस वाले, उनका इंटरव्यू चल रहा था। बहुत अच्छी बात उनकी जो मुझे बहुत वाकई अच्छी लगी है, तो जर्नलिस्ट मुझे बहुत पसंद आई। उनसे पूछा गया कि आप मुझे 2-3 कार्यक्रम बताइए जो आपको लगता है कि सरकार ने ठीक ठाक किए हों। तो उन्होंने कहा कि देखिए आधार और डीबीटी ये सब हमारी ओरिजिनल योजनाएं थीं और इस सरकार ने उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, तो हम लोगों का एक जॉइंट सफलता आप कह सकते हैं कि थोड़ा हमने किया, इन्होंने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। तो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि फ़र्क थोड़ा ये है कि ये लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सपेडाइट कर लेते हैं
वो उसमें वो चूक जाते हैं। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन, आप डिसएग्री कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक और बात कही जो मतलब कांग्रेसियों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाली है। चिदम्बरम जी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 8 सालों में जो एक सबसे अच्छा काम इकोनॉमी के लिए किया है वो उन्होंने डेट मैनेजमेंट किया है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने नहीं दिया, सिंगल फोकस उनका था, जिसकी मैं तारीफ करता हूं। अब बताओ, तो कांग्रेस वाले लोग कहेंगे कि सरकार ने इतना कर्जा ले लिया, इतने लाख करोड़ फलाना लाख करोड़, आपके ही वित्त मंत्री जी कह रहे हैं। तो खैर विषयांतर यहाँ पे हो रहा है, मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन वापस अपने मूल मुद्दे पर लौटते हैं, अभय दुबे जी के पास। आशुतोष जी ये कह रहे हैं, अभी भी ये उम्मीद से हैं कि विपक्ष का ये मोर्चाबंदी जो है कभी भी हो सकती है, ऑप्शन हमेशा ओपन है। आपको लगता है कि बहुत देर हो गई, क्या वाकई देर हो गई है? देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य में जो कहा था उसमें मैंने बार बार कहा था कि मैं जो कह रहा हूं आज की तारीख में बोल रहा हूं। ये आशुतोष जी की बात सही है कि गठजोड़ राजनीति में देर होती है और उसके लिए उस क्षण की प्रतीक्षा की जाती है जब वो गठजोड़ बनेगा। सारे गठजोड़ इसी तरीके से बनते हैं, वो मनमाने तरीके से नहीं बनते हैं। तो ये इस बात की संभावना तो हमेशा रहती है कि विपक्ष कोई गठजोड़ बन जाएगा, लेकिन आज जो हालात है उसको देख के नहीं लगता कि बन पाएगा। मुझे लगता है आज जो हालात हैं और जिस तरह की समस्याएं हैं और जिस तरह की समस्याओं का सामना मुझे नहीं लगता विपक्ष कर पाएगा। 2014 में भी लगता था गठजोड़ बन जाएगा, 2019 में भी लगता था गठजोड़ बन जाएगा, लेकिन हर बार विपक्षी एकता का इंडेक्स जो है वो तकरीबन 0 ही रहा है। तो मुझे लगता है कि 2023 से 24 से पहले 23 का साल चल रहा है और विपक्षी गठजोड़ की चर्चाएं हवा में हैं। मुझे इसकी संभावनाएं कम लगती हैं, होने के लिए हो भी सकता है। वो जरूरत इस बात की है कि उसको ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट मिले जिसके इर्द गिर्द लगे कि भाजपा सरकार के खिलाफ कोई जन आंधी चलने वाली है। अगर ऐसा होगा तो उसके दबाव में ये लोग एक हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो 2024 में फिर क्या, कैसा माहौल बनेगा? नहीं, अगर 2024 में कैसा माहौल बनेगा ये मैं अभी से कैसे बता दूं? कौन ऐसा सर, अब कितने महीने ही बचे, आप सोचो ना, राष्ट्रीय राजनीति और लोकसभा चुनाव के लिए अब 1 साल बची है। ये 1 साल बहुत ज्यादा समय थोड़ी होता है सर। एक तरफ वो चिल्ला के कह रहे हैं कि टीएमसी वाले, मेरा कहना है कि किसी भी सरकार का जुलूस निकलने के लिए 1 साल बहुत ज्यादा समय होता है। किसी सरकार का जुलूस 3 महीने में जुलूस निकल जाता है उसका। अगर इसीलिए आज जो देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जो भाजपा विपक्ष पे आरोप लगाती थी कि आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं, वो खुद ही सदन को रोके हुए हैं, तो कोई ना कोई बेचैनी तो है ही ना भाजपा के अंदर। कहीं ना कहीं उसके ये तो लग ही रहा है कि इस वक्त ये वो मौका है, वो निर्णायक मौका है। अगर ये हमारे हाथ से फिसल गया और कुछ विपक्ष के हाथ पल्ले चढ़ गया तो हमको मुश्किल हो जाएगी। अभी से स्नो बॉलिंग होनी शुरू होगी एंटी इनकम्बेंसी की। तो इसलिए वो लोग सतर्क हैं और वो सदन को रोके जाने की कीमत पर भी अगर इस बात को मान लिया जाए, कोने में ढकेल रहे हैं। अगर मैं इस बात को मान लूं कि बेचैनी है जी, ये मैं सर हर्षवर्धन की बात जा रहा हूं सवाल, ये बेचैनी भी है, अडानी वाले मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने राहुल गांधी को फ्रंट पे ला दिया, टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक रणनीति है उनकी जिस पे वो काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? हर्षवर्धन, बेचैनी है या एक स्ट्रेटजी है? नहीं, ये तो जब मैंने ये सवाल कहा था कि स्ट्रेटजी में आप फंस रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो मुझे कहा कि नहीं फंस नहीं रहे, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर आपको इतना ज्ञान है कि आप असली मुद्दों से भटकाए जा रहे हैं और आप भटक रहे हैं, तो आप फंस रहे हैं ना फिर। देखिए, अब ये बताइए, आप अभी डिबेट में कुछ मुझसे सवाल पूछे हो, मैं उसका जवाब दूं तो वो मतलब किसने करा दिया? सवाल आपने पूछा तो आप ही जिम्मेदार होंगे ना उस जवाब के। डिबेट आप करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया दे रही है। ये सब बातें लंदन में बोल के आए हैं भाई। आतंकवादी को मैंने देखा, मुझे आतंकवादी ने देखा, हम दोनों एक दूसरे को प्रेम से निहारते रहे। कोई नेता इस तरह की बात करता है क्या? महिलाएं मिली, वो सब सेक्सुअली अब्यूज हो रही हैं, यौन शोषण हो रहा है, लेकिन बताना नहीं है किसी को। फिर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर है। मतलब ये जो कुछ भी है ये राहुल गांधी ने किया है सर। और जहां तक रही बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, 10 साल की सत्ता हो गई और जो पहली सत्ता थी उससे बड़ी सत्ता मिली। अभी भी देश के अलग अलग राज्यों में लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, ये किसी भी बहुत बढ़िया स्पीकर के लिए होता है कि किसी इवेंट में वो भाषण देने जाए, किसी जगह वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने जाए तो नर्वस रहता है, तभी वो अच्छे से तैयारी कर पाता है। अगर हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे भैया हमको क्या, हम तो सब जानते हैं, सर्वज्ञानी है, फंस गए वहां। तो दरअसल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में यही फर्क दिखता है।
भाजपा निश्चित तौर पर हर वक्त बेचैन दिखती है। एक चुनाव जीतना है, दूसरा जीतना है, तीसरा जीतना है, चौथा जीतना है, लेकिन इस बेचैनी में वो चुनाव जीत रही है। और जहां कहा जा रहा है कि वो बेचैन नहीं है, क्यों बेचैन नहीं होना चाहिए? आप राजनीति में आप बेचैन नहीं है, आपकी परीक्षा होनी है, आप बेचैन नहीं है। नर्वसनेस, बेचैनी किसी भी चीज को बेहतर तरीके से करने की पहली बुनियादी शर्त है। आत्मविश्वास अच्छा है, जी। लेकिन आत्मविश्वास खतरनाक होता है। अच्छा है कि भाजपा नहीं कर रही। आशुतोष जी, छोटा जवाब दीजिएगा, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, हमारे ख्याल से कांग्रेस की स्ट्रेटजी का जो जिक्र है वो चेन्नई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा था, जहां उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, हमें डिफरेंसेस भूल कर एक होना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में डोमिनेंट पोजीशन के लिए जिद नहीं करेगी। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा नहीं कर सकती है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि हम कई राजनीतिक दलों से लगातार हमारा संवाद चल रहा है। बात की उन्होंने नीतीश कुमार से बात हुई क्या? मैं तो वो कह रहा हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन रिकॉर्ड का, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत नहीं है, अखबारों में बाकायदा छपा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातचीत चल रही। इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है कि वो कमजोर है और अगर मोदी से और बीजेपी से लड़ना है तो सारे विपक्ष को साथ लाना पड़ेगा और कांग्रेस को अपनी ईगो को पीछे रखना पड़ेगा। चलिए, एक दिन मैं सोच रहा हूँ आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी की आपस में 1-on-1 का थोड़ा कटी छटी होती रहती है। तैयार है ना आप दोनों लोग? मैं किस दिन 1 घंटा आपके साथ रहूंगा और रेफरी के तौर पे अभय जी बैठे रहेंगे। हमारे वरिष्ठ हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल पड़ूंगा। ठीक है, तो एक दिन किस दिन होता है। बड़े मजे ले रहे हैं आप। सर, लाइट मोड में रहना चाहिए, बहुत तनाव नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये गुंजाइश बन पा रही नहीं। नेताजी लोग होते तो ये कहाँ बन पाती? तो इसीलिए तो मैंने बोला मित्र लोग आपस में कुछ भी बोल सकते हैं, हम नेताजी आ जाएंगे तो पूरी डिबेट को डिरेल करने की दूसरी तरफ चली जाएगी। ये हर्षवर्धन जानते हैं कि मुझ पे सबसे ज्यादा हमला कौन सी पार्टी और किस हद तक करते हैं वो लोग। ओके सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन अभी चूंकि कभी जैसे आप दुबे जी कह रहे हैं कि अभी 1 साल पूरा बाकी है, बहुत माहौल ऐसे बनेंगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट होंगे जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया सर।